Hello everyone, you are watching YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। आज मैं आप लोगों के बीच एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस एचपीयू एचपीपीएससी कॉलेज कैडर पॉलिटिकल साइंस सीयूएचपी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का वीडियो लेक्चर 3 आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं सीरीज़ आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं, उसका तीसरा लेक्चर जो है आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं। और इसमें मैंने जो है साथ में एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की है, इससे जुड़ी हुए इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं साधारणतया, तो वो भी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आज का जो प्रश्न है वो है मैच द लिस्ट 1 and 2, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो आपके पास दो लिस्ट दी गई है। लिस्ट में जो है सबसे पहले अप्रोचेस और साथ में जो है उनके थिंकर दिए हैं। तो ये प्रश्न जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा गया है। सबसे पहले आपको जो है पॉलिसी एनालिसिस अप्रोच दी गई है। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव जो है डाइकोटॉमी का कॉन्सेप्ट कौन देता है, डिसीजन मेकिंग कौन देता है, इकोलॉजिकल अप्रोच कौन देता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा, आंसर जो है इसका वो है एक, जहाँ पर जो पॉलिसी अप्रोच है, पॉलिसी अप्रोच जो है ये जो है वाई डोयर के द्वारा दी गई है। और साथ में जो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी की जो बात करते हैं वो वुडरो विल्सन करते हैं। वुडरो विल्सन जो है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी की बात करते हैं वुडरो विल्सन। और जो डिसीजन मेकिंग अप्रोच है, डिसीजन मेकिंग अप्रोच जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हर्बर्ट साइमन इसकी बात करते हैं। अगर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आप बात करेंगे तो कार्ल ड्यूस जो है इसकी बात करते हैं। और इकोलॉजिकल अप्रोच की जो बात करते हैं एफ डब्ल्यू रिग्स डेवलपिंग सोसाइटी की ये स्टडी करते हैं। तो इसका जो सही आंसर ये है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी अप्रोच कौन सा जो है सिद्धांतकार देता है। अगला जो प्रश्न नंबर है आपके पास वो है प्रश्न नंबर 33, जिसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो टेलर को जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, वैज्ञानिक प्रबंधन का टेलर को जो है फादर माना जाता है, जनक माना जाता है। तो टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट दिया है, इनमें से जो है टेलर की कौन सी विशेषता नहीं है। तो बाकी सारे के सारे हैं। जो विशेषता नहीं है वो है पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, इसकी बात टेलर नहीं करते हैं। बाकी टाइम्स एंड मोशन स्टडी की वो बात करते हैं। फंक्शनल फॉर्मनशिप टेलर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा डिफरेंशियल सिस्टम ऑफ जो बेज पेमेंट है, इसकी बात भी जो टेलर है वो करते हैं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर जो है 3 रहेगा। अगला जो प्रश्न है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन गुलिक्स डिस्क्रिप्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ एन एग्जीक्यूटिव। एक कार्यपालिका के प्रशासनिक कार्यों के गुलिक द्वारा दिए गए विवरण में निम्नलिखित में से किस कार्य को जो है सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2। इसमें जो है कम्युनिकेटिंग को इंक्लूड नहीं किया गया है। बाकी इसमें स्टाफिंग है, ये गुलिक का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टाफिंग। डायरेक्टिंग भी इसमें है और रिपोर्टिंग भी इसमें है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव है गुलिक के द्वारा बताया गया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है हु क्लासिफाइड ब्यूरोक्रेसी इनटू 4 कैटेगरी। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि ब्यूरोक्रेसी को किस विद्वान ने, नौकरशाही को किस विद्वान ने 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। तो जो ब्यूरोक्रेसी शब्द है ये लैटिन भाषा से निकला है। जो ब्यूरोक्रेसी शब्द है लैटिन भाषा की शब्द जो है ये ब्यूरो से निकला है, BUREAU से ब्यूरो से निकला है। और लैटिन भाषा में जो ब्यूरो शब्द है उसका अर्थ है राइटिंग टेबल, राइटिंग टेबल और डेस्क। तो ये जो शब्द है ब्यूरोक्रेसी शब्द जो दिया गया है, ब्यूरोक्रेसी शब्द दिया गया है डी गार्ने के द्वारा। डी गार्ने ने ये शब्द दिया है 1965 में जो है डी गार्ने के द्वारा ब्यूरोक्रेसी शब्द को कॉइन किया गया है। जो यहाँ पर प्रश्न पूछा है वो पूछा गया है कि नौकरशाही को 4 श्रेणियों में किसने वर्गीकृत किया। तो नौकरशाही को जिस सिद्धांतकार ने, वैसे ही नौकरशाही के जो व्यवस्थित सिद्धांतकार जो है वो है मैक्स वेबर, जिन्होंने नौकरशाही को जो है व्यवस्थित आधार पर प्रस्तुत किया। इनका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर पढ़ें। तो जिस विद्वान ने ब्यूरोक्रेसी को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया वो विद्वान थे FM मार्क्स। तो इन्होंने
ब्यूरोक्रेसी की जो 4 कैटेगरीज बताई, उसमें सबसे पहली जो ब्यूरोक्रेसी है वो है गार्डियन ब्यूरोक्रेसी, जिसको जो गार्डन ब्यूरोक्रेसी की संज्ञा देते हैं। दूसरी जो क्लासिफिकेशन है इनकी वो है कास्ट ब्यूरोक्रेसी। तीसरी क्लासिफिकेशन इन्होंने की पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी। और चौथी जो इन्होंने क्लासिफिकेशन की है वो है मेरिट ब्यूरोक्रेसी। तो ये जो है गार्डियन ब्यूरोक्रेसी। उसके बाद जो है कास्ट ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, ये पेट्रोनोज ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, और जो है मेरिट ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं। तो जो गार्डियन ब्यूरोक्रेसी है, सबसे पहला जो ये पॉइंट बताते हैं गार्डियन ब्यूरोक्रेसी में जो है गार्डियन ब्यूरोक्रेसी जो है 1960 एडी में जो है चाइना में जो है गार्डियन ब्यूरोक्रेसी पाई जाती थी। और जो प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफर किंग था, उसमें जो है गार्डियन जो है क्लासिफिकेशन के बेस पर, क्वालिफिकेशन के बेस पर जो है वो रूल करता था। तो चाइना में 1960 एडी, और रशिया में जो है 640 से 1700, रशिया में जो है, रूस में जो वर्तमान समय का रूस है, रशिया में जो है 640 से 1740 एडी के बीच जो है जो गार्डियन जो ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, एफएम मार्क्स का जो गार्डियन ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट ये पाया जाता था। और गार्डियन ब्यूरोक्रेसी के बाद जो दूसरा वो डिवीज़न बताते हैं वो है कास्ट ब्यूरोक्रेसी। कास्ट ब्यूरोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो एनिसेंट इंडिया में पाया जाता था, भारत में। एनिसेंट इंडिया में आप देखते थे जो भारत के ब्राह्मण और क्षत्रिय थे वो जो है हायर वन जो है पोजीशन में उन्हीं को ही जो है कार्य के लिए कार्यरत किया जाता था। तो एनिशेंट इंडिया में जो कास्ट बेस जो ब्यूरोक्रेसी थी, कास्ट बेस ब्यूरोक्रेसी पाई जाती थी, उसमें जो रिक्रूटमेंट होती थी, तो रिक्रूटमेंट जो है एक जो है क्लास से वन कास्ट से रिक्रूटमेंट की जाती थी, और वही जो है रूल प्ले करते थे। ये थी दूसरी। तीसरी जो उन्होंने डिवीज़न बताया, तीसरा डिवीज़न उन्होंने बताया पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी। पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी को जो है स्पॉइल सिस्टम भी कहा जाता है, इसको स्पॉइल सिस्टम के नाम से भी पुकारा जाता है। और इंग्लैंड में ये जो पैट्रोनेज जो ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, इंग्लैंड में ये बिफोर 19th सेंचुरी तक जो है ये पाया जाता था, पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी। और पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी में होता क्या है, पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी जो है एक यूज़फुल मीन है पॉलिटिकल कंट्रोल का। और लास्ट जो ब्यूरोक्रेसी की बात एफएम मार्क्स करते हैं वो है मेरिट ब्यूरोक्रेसी। और मेरिट ब्यूरोक्रेसी में जो रिक्रूटमेंट होती है, ऑफिशियल वर्क के लिए जो रिक्रूटमेंट होती है, वो जो है बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन गवर्नड बाय द ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स के द्वारा जो है मेरिट ब्यूरोक्रेसी वर्तमान समय में चीन और जो है वर्तमान समय में सभी देशों में ये जो है लागू की गई है। तो ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट की गई है। तो एफएम मार्क्स जो है 4 प्रकार की ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, जिसमें जो है मैंने आपको बताया गार्डियन, कास्ट, पेट्रोनेज और मेरिट ब्यूरोक्रेसी। तो जो हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न जो है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट जो है वो है द एसेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी लाइज इन इट्स एम्फेसिस ऑन। तो प्रश्न पूछा गया है कि मानव संबंध विचारधारा का सार जो है उसके किन चीज़ों पर महत्व करता है। तो जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ये जो है एल्टन मायो के द्वारा जो है, एल्टन मेयो जो है इसके प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 3। इसमें जो है 1, 2 और 4, इसमें जो है जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है उसमें पीपल सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, और ये ह्यूमन मोटिवेशन पर ये जो है फोकस करते हैं कि ह्यूमन को मोटिवेट करना चाहिए ताकि जो है अच्छा जो है अच्छी जो है प्रोडक्शन हो। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, हु डिफाइंड सिविल सर्विसेज एज प्रोफेशनल बॉडी ऑफ ऑफिशियल परमानेंट पेड एंड स्किल्ड। किस विचारक ने लोक सेवा को एक स्थायी रूप में वेतनभोगी एक कुशल अधिकारियों की एक व्यावसायिक संस्था के रूप में, कि उन्होंने कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक प्रोफेशनल बॉडी ऑफ ऑफिशियल है, पेड एंड स्किल्ड। तो ये कहा गया था एच फाइनर के द्वारा। एच फाइनर ने कहा कि लोक सेवा एक स्थायी रूप में वेतनभोगी कुशल अधिकारियों की एक व्यावसायिक संस्था है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि बीटले काउंसिल वर एस्टेब्लिश्ड इन यूके इन द ईयर।
प्रश्न पूछा गया है कि जो भीटले काउंसिल है, भीटले परिषद है, इसकी स्थापना जो है यूके में कब की गई थी? तो भीटले परिषद की स्थापना यूके में की गई थी 1990 में। अब ये भीटले परिषद थी क्या या भीटले काउंसिल थी क्या? तो ग्रेट ब्रिटेन में, यूके में, ग्रेट ब्रिटेन में 1919 में, 1919 में ग्रेट ब्रिटेन में भीटले काउंसिल, इसे जो है संयुक्त रूप से इसे संयुक्त औद्योगिक परिषद भी कहा जाता है। इसे जो है संयुक्त औद्योगिक परिषद का भी इसको नाम दिया जाता है। इसके द्वारा जो है ये जो संस्था बनी 1919 में, इसके द्वारा जो है औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए श्रम और जो प्रबंधन के सदस्य थे, श्रम प्लस मैनेजमेंट, श्रम मीन्स लेबर और प्रबंधन मीन्स जो लेबर को मैनेज करने वाले सदस्य थे, उनकी एक काउंसिल बनाई गई जिसको जो है भीटले काउंसिल का नाम दिया गया, ताकि श्रम और प्रबंधन के जो सदस्य हैं उनमें आपसी संबंधों को अच्छा बनाया जा सके। इसके लिए भीटले काउंसिल जो है 1919 में, 1919 में यूके में ये जो है बनाई गई। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है हर्बर्ट साइमन रिलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी विद। प्रश्न पूछा गया है कि हर्बर्ट साइमन ने जो सीमित विवेक पूर्णता की अवधारणा का संबंध किससे बताया? तो हर्बर्ट साइमन को बाउंडेड रेशनैलिटी का इनको प्रोपाउंडर माना जाता है, थ्योरी ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी, जिसको जो है सीमित विवेक पूर्णता या जिसको बंधी हुई तर्कसंगता भी कहा जाता है। तो इसमें इन्होंने, इसका जो सही आंसर है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव मैन। तो इन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मैन से जो है इसकी अवधारणा का संबंध बताया, और जो उनकी बाउंडेड रेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट है इससे बंधी हुई तर्क संगतता से उनका अभिप्राय यह था कि व्यक्ति जो है वो जो है कॉग्निटिव लिमिट, अर्थात व्यक्ति जो है संज्ञानात्मक सीमाओं और आवश्यक जो है सभी जानकारी प्राप्त करने और उस जानकारी को संसाधित करने में जो व्यक्ति की कठिनाई है, और सामाजिक जीवन में व्यक्तियों के बीच व्यक्तिगत और जो सामाजिक संबंध है वो दोनों कारण जो है पूरी तरह से तर्क संगत जो है निर्णय नहीं ले पाता है इनके कारण इंसान। तो इसे वो जो है बाउंडेड रेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मैन से ये जो है रिलेटेड है। प्रश्न नंबर 40 है अकॉर्डिंग टू बेवर विच फॉर्म ऑफ अथॉरिटी इज फाउंड इन ए प्योर फॉर्म इन ए कंट्री। तो प्रश्न पूछा गया है कि मार्क्स वेबर के अनुसार प्राधिकार का कौन सा स्वरूप किसी भी देश में विशुद्ध रूप में पाया जाता है? तो जो अथॉरिटी का विशुद्ध रूप जो है किसी भी देश में पाया जाता है मैक्स वेबर के अनुसार वो है इनमें से कोई भी नहीं है। इनकी बात जो है वो करते हैं ट्रेडिशनल अथॉरिटी की बात मैक्स वेबर करते हैं, क्रिज्मेटिक अथॉरिटी की बात करते हैं, लीगल रैशनल अथॉरिटी की बात वो करते हैं। तो इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं होगा। तो प्रश्न नंबर 41 जो है वो है हु इज़ द प्रोपाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल रियलिज्म। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संरचनात्मक यथार्थवाद की प्रवर्तक कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो संरचनात्मक यथार्थवाद आया है ये जो है रियलिज्म के अंगेंस्ट आया है, अर्थात रियलिज्म के अंगेंस्ट जो है न्यू रियलिज्म भी इसको कहा जाता है, स्ट्रक्चरल रियलिज्म को इसको न्यू रियलिज्म भी कहा जाता है। तो न्यू रियलिज्म एक मूवमेंट है, एक प्रोटेस्ट मूवमेंट है जो है स्ट्रक्चरल जो रियलिज़म है ये एक प्रोटेस्ट मूवमेंट है रियलिज़म के विरुद्ध जो है। फिर से मैं क्लियर करता हूँ, जो संरचनात्मक यथार्थवाद है ये एक प्रोटेस्ट मूवमेंट है रियलिज़म के अंगेंस्ट। तो जो प्रोपाउंडर है स्ट्रक्चरल रियलिज़म की वो है केनेथ वॉल्स और केनेथ वॉल्स जो है स्ट्रक्चरल रियलिज़म के फादर है, न्यू रियलिज़म के इनको जो है फादर माना जाता है, और रियलिज़म के फादर तो हम जानते ही हैं कि हंस जे मॉर्गेंथू को कहते हैं। तो जो इनका मानना है, संरचनात्मक यथार्थवादियों का मानना है, इनका मानना है कि पावर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इनके अनुसार इंटरनेशनल रिलेशन में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो पावर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो है। और इनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्ट्रक्चर है, सिर्फ जो है स्टेट में अनार्की नहीं है, सिर्फ स्टेट ही आपस में वायलेंस क्रिएट नहीं करते, वॉर नहीं करते, ये इंटरनेशनल स्ट्रक्चर के अंदर जो छोटे छोटे और अन्य स्ट्रक्चर है उनमें भी अनार्की पाई जाती है, और उस अराजकता के कारण जो है विश्व में शांति स्थापित नहीं होती बल्कि भय का वातावरण जो है बना रहता है, ऐसा इनका मानना है।
अगला जो प्रश्न है वो है, राष्ट्रीय शक्ति के मूल तत्वों को किसने मूर्त एवं अमूर्त के रूप में विकसित किया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हु हैज कैटेगराइज्ड द एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर एज टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। तो किस विद्वान ने राष्ट्र शक्ति जो नेशनल पावर है, नेशनल पावर को जो है टेंजिबल मूर्त एवं अमूर्त जो है रूप में वर्गीकृत किया। तो इसका सही आंसर है पाल्मर एवं परकिंस। तो पाल्मर एवं परकिंस ने जो राष्ट्र शक्ति है, नेशनल पावर है, उसको टेंजिबल और इनटेंजिबल जो है भागों में विभाजित किया। और उन्होंने जो है टेंजिबल कॉन्सेप्ट में, जो टेंजिबल जो मूर्त है जिनको हम जो है देख सकते हैं सामने, टेंजिबल में उन्होंने जो है जियोग्राफी को जो है पहले पॉइंट पे रखा। जियोग्राफी मींस किसी देश का जो भूगोल है, जियोग्राफी। दूसरा उसके बाद रॉ मटेरियल, उस देश के अंदर निकलने वाली कच्ची जो है पदार्थ, रॉ मटेरियल। अगला पॉइंट उन्होंने बताया पॉपुलेशन, किसी देश की जनसंख्या जो है उसका टेंजिबल जो है पावर के तौर पर उन्होंने कंसीडर किया। और लार्ज जो पॉपुलेशन है वो किसी देश के लिए जो है क्या है, एक प्रकार की बहुत बड़ी एडवांटेज है। और नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो है चार पार्ट उन्होंने बताए टेंजिबल में। सबसे पहला जियोग्राफी, दूसरा रॉ मटेरियल, तीसरा उन्होंने कहा नेचुरल रिसोर्सेज, और चौथा उन्होंने कहा पॉपुलेशन। और इनटेंजिबल जो उन्होंने रिसोर्सेज बताए, सबसे पहले तो आइडियोलॉजी, किसी देश की जो विचारधारा है वो उसकी नेशनल पावर का एक जो है इनटेंजिबल जो है सोर्स है। और दूसरा है मोराल, किसी देश का जो है मोराल किस तरीके का है। तो ये जो है पाल्मर एवं परकिंस थे जिन्होंने नेशनल पावर को दो भागों में बांटा, टेंजिबल और इनटेंजिबल। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, द टेक्निकल नॉमेनक्लेचर्स ऑफ स्टार वॉर इज। जो टेक्निकल नॉमेनक्लेचर है स्टार वॉर का, जो नक्षत्र युद्ध है, इसका तकनीकी नामकरण क्या है। तो जो स्टार वॉर का जो कॉन्सेप्ट है, स्टार वॉर का जो टेक्निकल नॉमेनक्लेचर्स है स्टार वॉर का, इसका टेक्निकल नॉमेनक्लेचर्स जो है नक्षत्र युद्ध का जो तकनीकी नामकरण है वो है स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव। स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव, ये इसका जो है तकनीकी नामकरण है। और जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव सिस्टम है, ये एक प्रकार का प्रपोज्ड जो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। कोल्ड वॉर के दौरान प्रपोज्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये, किसके दौरान, कोल्ड वॉर के समय। इसके माध्यम से ये जो है दिया किसने था स्टार वॉर का कॉन्सेप्ट, ये दिया गया था रोनाल्ड रीगन, राष्ट्रपति थे अमेरिका की। 23 मार्च 1983 को, 23 मार्च 1983 को। कोल्ड वॉर का दौर जो है 1940 से 1991 तक चलता है। तो 23 मार्च 1983 को रोनाल्ड रीगन ने इस कॉन्सेप्ट को दिया, स्टार वॉर के कॉन्सेप्ट को दिया, जिसके माध्यम से उन्होंने यूनाइटेड नेशन को, यूएस को, यूनाइटेड स्टेट्स को, यूनाइटेड नेशन को जो है बैलिस्टिक जो है स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स और जो इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है, इंटर कॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है, उनसे बचाने के लिए एक प्लान बनाया गया जिसको नाम दिया गया स्टार वॉर्स की। जो है आकाश में एक इस प्रकार का डिफेंस सिस्टम यूएसए क्रिएट करेगा जिसके माध्यम से वो जो है उसकी तरफ आने वाली प्रत्येक प्रकार की न्यूक्लियर मिसाइल्स हो या दूसरी मिसाइल्स हो, उनको जो है वो रोकेगा ताकि यूएसए को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसका आंसर ये है। 44 जो प्रश्न पूछा गया है वो है, थर्ड पार्टी effort to dampen dispute before they turn violent is called। तो हिंसक होने से पूर्व विवादों को मंद करने का जो थर्ड पक्ष है, जो तृतीय पक्ष है, उसका जो प्रयास है वो क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो कहलाता है प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी। पीस एनफोर्समेंट, ब्रिंकमैनशिप, पीस बिल्डिंग, ये जो है पीस को मेंटेन करने के सारे मेथड है। तो प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी कहलाता है पूर्व विवादों को मत करने का तृतीय जो पक्ष है। प्रश्न नंबर 45 जो पूछा गया है वो है, हु हैड टर्न्ड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक एज नेचुरल एलाई ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। किस विद्वान ने सोवियत समाजवादी जो गणराज्य है यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रशिया, गणराज्यों के संघ को सोवियत संघ
को किसने जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का स्वाभाविक मित्र करार दिया था? तो ये जो है ये टर्म कॉइन ये कहा गया था फिडेल कास्ट्रो के द्वारा। और जो फिडेल कास्ट्रो है ये जो है क्यूबा के लीडर थे, क्योंकि रशिया और क्यूबा ये यूएसएसआर और क्यूबा जो है कोल्ड वॉर के समय ये दोनों जो है मित्र देश थे, क्योंकि यहाँ पर भी कम्युनिज्म है और रशिया में भी कम्युनिज्म है। तो क्यूबा जो फिडेल कास्ट्रो है ये क्यूबा के प्रेसिडेंट रहे हैं 1976 से 2008 तक। तो इन्होंने कहा था कि सोवियत समाजवादी गणराज्यों का जो संघ है वो सोवियत संघ को उन्होंने जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का स्वाभाविक मित्र नेचुरल अलाई कहा था। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 का जो आंसर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, विश्व व्यापार संगठन में जो 4 प्रभुत्वशाली जो आर्थिक शक्तियाँ हैं उनका समूह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है क्वाड। जो है विश्व संगठन में जो 4 प्रभुत्वशाली जो इकोनॉमिक पावर्स है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में वो क्वाड कहलाती है। 46 का आंसर जो है यहाँ पर 47 प्रश्न है, अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉफी क्लब ऑफ 5 कंट्री एस्पायरिंग परमानेंट मेंबरशिप ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड? निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्यता की इच्छा रखने वाले 5 देशों के कॉफी क्लब में शामिल नहीं है? तो 47 का आंसर जो है 2 है, सऊदी अरेबिया इसमें नहीं है। 48 नंबर जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि व्यापार, प्रतिस्पर्धा, निवेश आदि का जो सिंगापुर मुद्दों का संबंध किससे है? टू विच ऑर्गेनाइजेशन सिंगापुर इश्यूज ऑफ ट्रेड कंपटीशन एंड इन्वेस्टमेंट आर रिलेटेड? तो जो सिंगापुर इशू है ये WTO से संबंधित है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। और WTO की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को की गई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना। तो सिंगापुर इश्यूज़ जो है इसके अंतर्गत, सिंगापुर इश्यूज़ के अंतर्गत जो है 4 इश्यूज़ जो है एड्रेस किए गए थे। 4 जो है मुद्दों पर जो है मुख्य तौर पर ये कॉन्फ्रेंस जो है वो वेस्ट थी। इसमें सबसे पहला जो सबसे पहला जो मेन टॉपिक था वो था ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, दूसरा था ट्रेड एंड कंपटीशन और तीसरा था ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट और चौथा था ट्रेड फैसिलिटेशन। तो ये 4 प्रकार की इसमें जो है मुद्दे थे जो डिस्कस किए गए थे। सबसे पहला है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, दूसरा है ट्रेड एंड कंपटीशन, तीसरा है ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट जो है प्रोक्योरमेंट और चौथा जो है वो है ट्रेड फैसिलिटेशन। ये 4 मुद्दे इसमें डिस्कस किए गए थे। और अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि ऑन विच इशू इंडिया एंड चाइना हैव कंसेंट? आपको कुछ एक इश्यूज दिए गए हैं, उनमें से किस मुद्दे पर भारत और चीन के मध्य जो है सहमति है, कंसेंट है? तो ये जो मुद्दा है 49 का ये है क्लाइमेट चेंज के बारे में भारत और चीन में जलवायु परिवर्तन के बारे में इनके विचारों में सहमति है कि क्लाइमेट चेंज के लिए क्या किया जाना चाहिए। अगर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात करें तो ये चाइना की एक पॉलिसी है, एक जिसके तहत जो है भारत के इर्द गिर्द, भारत के चारों ओर, चाहे वो हम्बन तोता हो श्रीलंका में या पाकिस्तान में हो, तो एक जो है एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट कर रहा है मोतियों की तरह जो है भारत के चारों ओर, जिसको जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की थ्योरी कहा गया है। और ये डिस्प्यूट जो है ऑयल एग्जीबिशन का डिस्प्यूट इंडिया का चाइना, साउथ चाइना सी में चाइना के साथ है, और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे भी, क्योंकि भारत ने NPT पर साइन नहीं किया है, इसलिए भी जो है भारत और इसमें जो है इशू है। लेकिन जिस पर सहमति है वो है क्लाइमेट चेंज। अंतिम प्रश्न जो है वो है पिग्स कंट्रीज आर रिलेटेड टू? तो यहाँ पर जो पिग्स है, पिग्स देशों का संबंध किससे है? पिग्स एक एक्रोनियम है, एक्रोनियम इंग्लिश में जो है एक्रोनियम होते हैं। एक्रोनियम जो है किसी भी जो है प्रत्येक शब्द के पहले शब्द से बनता है। जो पिग्स है, पिग्स जो है कैसे बना हुआ है? पिग्स जो है किसी भी एक्रोनियम जो होता है किसी भी शब्द के पहले शब्द से बनता है। पिग्स में जो है पिग्स कंट्रीज आर रिलेटेड टू, तो जो पिग्स है, पिग्स में जो है पी से जो है पुर्तगाल है, इसमें जो है पी से क्या है
पुर्तगाल। पुर्तगाल में जो फर्स्ट वर्ड है उसको वहाँ से पी लिया है। और आई से जो है यहाँ पर इटली है, इटली की आई को आगे लिया गया है एक्रोनियम। और जी से जो है ग्रीस है, जी से ग्रीस है। और एस से जो है स्पेन है। तो जो पिग्स कंट्रीज़ है इनका संबंध जो है किससे हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। 50 का जो संबंध है, क्योंकि ये जो है यूरोपियन यूनियन की ये देश है, यूरोपियन यूनियन के देश हैं, इसलिए इनका संबंध यूरोपियन यूनियन से है। तो पिग्स कंट्रीज आर रिलेटेड टू, पी से पुर्तगाल, आई से इटली, जी से ग्रीस और एस से स्पेन, और ये संबंधित है यूरोपियन यूनियन से। थैंक यू वेरी मच।